यार, एग्ज़ाम की तारीख परसों बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम होगा। फिर 24 तारीख में बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम होगा। फिर 25 में होगा। और 30-31 वालों के पास तो खैर अभी 7-8 दिन है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के बाद 5 चैप्टर रह जाएंगे, जिनकी पीडीएफ मैंने अपने वाले ग्रुप में डाल दी। इसके बाद 5 चैप्टर की पीडीएफ और वीडियो रह जाएगी। तो जिनका 30 और 31 तारीख में होगा, उन्हें लगभग लगभग पूरा ही जो पूरा हमारा कोर्स है, यानी पूरा जितना इसका मटेरियल है पुलिस अभिरुचि का, उन्हें तो सारा ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 23 और 24 वालों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 चैप्टर की पीडीएफ कल भी बनाकर डाल सकूँ, अगर डाल सका तो। वरना में 5 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, या इधर उधर से आपने पढ़े ही होंगे थोड़े बहुत है। बाकी जितना कुछ मैंने बताया उससे आप इतना कुछ तो समझ गए होंगे कि ऑप्शन वो ढूंढना है जिसमें सकारात्मकता हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, और जिसमें बीच का रास्ता निकल रहा हो, शांति स्थापित हो रही हो। ठीक है, मेन चीज है पुलिस का मध्यस्थता, शांति स्थापित करना, और बड़े बुजुर्गों का और आम जनमानस का सहयोग रखना। बस ये सबसे जरूरी आपका काम है। इन ऑप्शन पे यदि आप चलेंगे तो आप देखेंगे अधिकतर सवाल, जब आप अपने दिमाग में इन चीजों को रखेंगे, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे, तो अधिकतर क्वेश्चन आपके सही ही होंगे, चाहे वो कितना ही भारी क्यों ना हो। ठीक है, और बाद में एलिमिनेशन मेथड तो है ही भाई। जो बिल्कुल नकारात्मकता की तरफ निगेटिविटी देगा ऑप्शन, उसे तो आप काट ही देंगे। तो 1-2 की वो बचेगा, उसमें जो सबसे बेस्ट होगा 1-2 ऑप्शन में, उसमें आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस मेथड से आप चलेंगे। और अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, पिछली बार कुछ बच्चों ने गलती करी थी कि वो अपनी ओएमआर से ठीक से नहीं भर पाए। दूसरा, बच्चे अक्सर कर एक गलती जरूर करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, पिछली बार भी यही बात बताई थी, कि वो क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर क्वेश्चन पेपर पर सोल्व करेंगे, फिर बाद में गोले करेंगे। उसमें आप लोगों के आधे से ज्यादा क्वेश्चन लास्ट में टाइम ना बचने के कारण खराब हो जाए, और वो शायद ऐसा भी हो जाए कई बार कि आप उन क्वेश्चनों को कर ही नहीं पाते, वो हल नहीं हो पाते, हल हुआ भी आप गोले नहीं भर पाते। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जो क्वेश्चन आपने कर लिया, उस क्वेश्चन का गोला साथ के साथ भरो, भरते चले जाओ। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसमें खाम माथा मारने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ जाओ, बस ये ध्यान रखियो। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर की, विधि का शासन। ठीक है, इसके बाद 2 चैप्टर हो रहे हैं, उनकी वीडियो भी आज रात तक ही कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें। एक आध की वीडियो यदि बचगी तो कल सुबह कर देंगे। आज के 3 चैप्टर रहेंगे, एक विधि का शासन, एक बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना, और अनुकूलन की अक्षमता। ठीक है, ये तीनों चैप्टर की पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दी, टेलीग्राम वाले में भी और व्हाट्सएप वाले में भी, और ये वीडियो इस पर अपलोड कर दे रहे। इसका लिंक भी वहीं मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम वाले का, उसमें और बाकी पीडीएफ भी पड़ी। जो बच्चे वीडियो नहीं देख सकते वो पीडीएफ तो जरूरी पढ़कर चले जा, और उसे समझने की कोशिश करें, काफी कुछ समझ में आएगा। और जो शुरू से ही जुड़े हुए उनके लिए तो सब कुछ ही खैर आसान है। चलिए शुरू करते हैं विधि का शासन। देखिए, आपको पता है कि यहाँ भारत में अंग्रेजों का राज रहा, तो अधिकतर हमारे संविधान पे, हमारे शासन पे जो व्यवस्थात्मक प्रभाव है वो सब क्या नाम इंग्लैंड का ही है, यानी ब्रिटेन का ही है। ठीक है, तो विधि का शासन, संसद की जननी भी, सबसे पहले संसद भी ब्रिटेन में ही बनी। वो और जगह तानाशाही चला रहे थे, पर अपने यहाँ संसद से ही चल रहे थे। ठीक है, तो इसलिए विधि का शासन कहाँ की देन है? इंग्लैंड की देन है। संपूर्ण प्रशासनिक आधार इंग्लैंड ही है, विधि का शासन है। ठीक है, विधि के शासन का संपूर्ण प्रशासनिक विधि का आधार है। ठीक है, संपूर्ण प्रशासनिक विधि का आधार है विधि का शासन, यानी संविधान। भारत और अमेरिका के संविधान ने भी इसे स्वीकार किया है। इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड को विधि के शासन की अवधारणा का मूल प्रणेता कहा गया। यानी इंग्लैंड के एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड, उन्होंने ही सबसे पहले यह अवधारणा रखी कि शासन जो होना चाहिए वो लिखित हो, और जो कानून व्यवस्था हो वह कहीं ना कहीं लिखित होनी चाहिए, ताकि समय समय पर उसका पता चल सके लोगों को कि हाँ ये कानून इस तरीके से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आने वाले समय में उसे मॉडिफाइड कर ले आदमी,
कि नहीं भाई वो तो बस सुनते 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 बात बढ़ती चली जाना, मिर्च मसाला लगाएगा हर आदमी। तो इसलिए लिखित होना जरूरी है। इसलिए ये अवधारणा जो थी वो सर एडवर्ड ने रखी और इसका समर्थन डाइसी ने भी करा। डाइसी एक विद्वान थे। डाइसी के अनुसार संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है, ना कि उसके अधिकारों का स्रोत। देखो डाइसी ने इस बात में क्या कहा कि संविधान जो है ना, व्यक्ति जब अपने अधिकार मांगता है, भाई मुझे फला चीज चाहिए, हमने मांगी, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, तो वह एक जगह संविधान में लिखी गई। ऐसा नहीं है कि संविधान लिखने के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, ठीक है। तो इसने यही कहा कि संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है। जब लोग मांगेंगे तो तब उस चीज को, उस मांग को एक लिखित करी जाएगी, एक मांग पत्र बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले मांग पत्र बन जाएगा फिर लोगों को चीजें मिलेंगी। तो उन्होंने ये कहा, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट न्याय आदेश से आदेशिका, न्याय आदेशिका से परे है। ब्रिटिश सम्राट जो है वो संविधान से परे है, उसे किसी भी दांडिक या सिविल कार्रवाई के अधीन नहीं किया जा सकता, ना ही उसके द्वारा कोई कर्तव्य यदि हो जाए, कोई कृत्य ऐसा हो जाए जिससे अक्षति हो, तो उसकी पूर्ति देने के लिए भी बाध्य नहीं करा जा सकता। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार ये बात कही गई। विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा डेविस ने दी थी। देखो 3 नाम याद रखेंगे, एक सर एडवर्ड, एक डाइसी और एक डेविस, ठीक है। अब आ जाओ भारत पे। भारत विविधताओं का देश है और इसी विविधता से कई समस्याएं उत्पन्न हुई, और इसीलिए जो हमारे पुराने नेता थे, जैसे बाबा साहब थे, नेहरू थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई थे, महात्मा, तो इन सब ने संविधान की अवधारणा रखी और संविधान बनाया फिर उसके बाद में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो बहुत से थे। स्वतंत्रता संग्राम, आपने स्वतंत्रता सेनानी सब पढ़े ही हैं, तो सभी नाम में नहीं ले सकता। तो और मूल अधिकार की अवधारणा रखकर मूल अधिकार हमें दिए गए। विधि के शासन को लागू करने के लिए न्यायालय में पुलिस तथा पुलिस तंत्र को प्रभावी बनाया। मतलब ये देखो कि आप कानून तो बन जाएगा, उस कानून को प्रभावी कैसे करा जाएगा, इसीलिए एक सेना का गठन किया गया। सेना मतलब गृह सेना का गठन किया गया, जिसे पुलिस तंत्र का नाम रखा गया, ठीक है भाई। न्यायालय ने कोई आदेश दिया, किसी जमीन पर सपोज करो कब्जा हो रहा है, स्टे ऑर्डर ले आए। अब स्टे ऑर्डर ला करके आदमी खुद तो कब्जा रोकने से रहा और ना उससे आदमी डरा, उससे डरता तो कब्जा ही क्यों करता। तो इसलिए वहां पुलिस उस फैसले को परिवर्तन करती है, यानी इन्फोर्समेंट करती है उस चीज का, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए विधि का शासन जरूरी है। भाई संविधान यदि नहीं होगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति नहीं होगी। इसका मतलब ये है जो तानाशाही है वहीं चलते रहेंगे। ताना, अब जिन देशों में तानाशाह है, आप देखो, या राजा रजवाड़े आज भी जिन देशों में हैं, भाई जहाँ का शासन राजा ही चला रहे, तो वहाँ वहीं उन्हीं परिवारों में उन्हीं के राजकुमार हों, उन्हीं के युवराज हों, उन्हीं के आगे संपत्ति बढ़ रही, सब काम उन्हीं के हो रहे। और हमारे देश में क्या है कि कोई भी कहीं भी कभी भी कहीं सी भी जगह से आकर के, शून्य से आकर के वो आदमी संसद तक पहुंच सकता है, यानी जिसे सिर्फ जिसने कभी कुछ नहीं सोचा वो भी कानून बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। विधि के शासन को लागू करना सरकार की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। विधि के शासन के माध्यम से समाज में समरसता और सौहार्द की स्थापना संभव है। मैंने अभी एक बात बताई थी कि बीच का रास्ता, शांति स्थापित करने का रास्ता ही संविधान ने दिया, और यही पुलिस अभिरुचि है, यही पुलिस की जिम्मेदारी है, ठीक है। विधि के शासन की जांच कौन करेगा? न्यायालय करेगा कि सही तरीके से संविधान को लागू करा जा रहा है या नहीं, या उसमें फेरबदल करके अपने तरीके से मोड़ तोड़ कर दी जा रही। विधि का शासन क्या है? हमारी संवैधानिक प्रणाली की सर्वप्रथम विशेषता है कि देश संविधान के अनुसार चलेगा। केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विधि का शासन संविधान की मूलभूत संरचना है, कि देश जो है वो संविधान के हिसाब से ही चलेगा, संविधान में कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। अब विधि का शासन कहाँ की देन है? इंग्लैंड की देन है।
विधि के शासन का मूल प्रणेता किसे कहा गया? सर एडवर्ड को। विधि के शासन का आगे का विकास किसने किया? यानी जहां एडवर्ड ने छोड़ दिया उससे आगे कौन लेकर गया? डाइसी ने। डाइसी के विधि के शासन से क्या अभिप्राय है? नियमित विधि की संपूर्ण सर्वोच्चता से। ठीक है, नियमित विधि की संपूर्ण, हमारे यहाँ सब सर्वोच्च शक्ति किस में विद्वान है? राष्ट्रपति में। और जो उसके बाद राष्ट्रपति की भी किसके हिसाब से चलेंगे? वो चलेंगे संविधान के हिसाब से। तो सर्वोच्च सत्ता कौन है? वो संविधान है। ब्रिटिश संविधान किस शासन पर आधारित है? विधि के शासन पर। विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा किसने दी? वो डेविस ने दी थी। आधुनिक अवधारणा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष अक्षमता, विधि के समक्ष समता है भाइयों। विधि के समक्ष समता, कि विधि के समक्ष सब समान है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, कोई भी हो, वो सब विधि के सामने समान है। यानी कानून सभी पे एक रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए अलग कानून हो और किसी अमीर आदमी के लिए अलग कानून हो, किसी गरीब के लिए अलग कानून हो। नहीं, सभी पे जो कानून है वो समान रूप से लागू होगा। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कंपनी के कर्मचारियों के वेतन आदि को लेकर विवाद हो जाने के कारण कर्मचारियों का संघ आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी देता है। आपको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? अभी बताया, बीच का रास्ता ढूंढेंगे, दोनों तरफ मध्यस्थता का काम करेंगे। अब देखो, व्यवधान की धमकी के कारण संघ नेताओं को तुरंत गिरफ्तार नहीं, एक तरफा कार्रवाई होगी। महत्वपूर्ण कार्य को अवरोध करने के प्रयत्न करने चाहिए। अवरोध हम क्यों करेंगे? पणधारकों के मध्य, यानी दोनों पार्टियों के मध्य समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। तो हुआ ना बीच का ही रास्ता। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा ऐसा कार्य है जो अधिक प्रभावित करता है? सामुदायिक पुलिसिंग यानी जनता का सहयोग, पुलिस को और पुलिस का सहयोग जनता को। ठीक है, रात को रोकने के लिए पुलिस बल की संख्या को बढ़ा देना, लोगों की शिकायत का शीघ्र निस्तारण, समस्याओं को रोकने हेतु क्षेत्र के निवासियों के साथ विश्वास और सामंजस्य, हो गया ना, एक दूसरे का सहयोग। यही तो सामुदायिक पुलिसिंग है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। जांच करने के पश्चात पता चलता है कि कोई अपराध नहीं बन रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे या कौन सी रिपोर्ट लगाएंगे? वो रिपोर्ट होगी फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, और यदि किसी पर हम आरोप पत्र दाखिल करेंगे तो आरोप पत्र को क्या बोलते हैं? चार्जशीट। ठीक है, या तो चार्जशीट अंग्रेजी में और आरोप पत्र हिंदी में, ध्यान रखेंगे। और जो लिखी जाती है सबसे पहले उसे या तो प्राथमिकी कहते हैं या एफआईआर बोलते हैं। आप एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं। एक कार चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। चालक किसी राजनीतिक नेता का रिश्तेदार होने का दावा कर रहा है और स्वयं को बिना रोके जाने का दबाव बना रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कानून सम्मत कार्य करेंगे। कानून सम्मत क्या है? उसका चालान कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें और ऑप्शन क्या दिया? वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे, चालक को जाने देंगे। जाने तो हम कतई भी नहीं दे सकते। चालक को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, देखो वरिष्ठ अधिकारी को आप सूचित कर सकते हैं यदि वहां कोई बवाल होने का या वो ज्यादा संख्या में मौजूद है, आप एक दो व्यक्ति मौजूद है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे साथ हाथापाई करने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे और पुलिस बल मंगवा लेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो एक कार चालक है तो चाहे वो विधि के समक्ष सब समान है तो हम उसका चालान कर देंगे। आप एक गंभीर अपराध की जांच कर रहे हैं। एक साक्षी आपको गुप्त रूप से यह जानकारी देता है कि उसने अपराधी को घटनास्थल पर देखा था।
परंतु साक्षी डरता है, यदि पुलिस के सामने आया तो उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप क्या कदम उठाएंगे? अब क्या कदम उठाएंगे? साक्षी की बात को नज़रअंदाज कर देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। उसे धमकाएंगे? बिल्कुल नहीं धमका सकते, फिर वो और भी सामने नहीं आएगा, वैसे ही नहीं जानते हम उसे। साक्षी की पहचान गुप्त रखते हुए उससे साक्ष्य ले लेंगे। ठीक है भाई, गुप्त रखने का तो हमारे यहाँ वो है, अगर कोई अपनी पहचान नहीं बताना चाहता तो गुप्त रूप से, वो गुप्त दान हो गया, बस ये समझो आप। यदि कोई पुलिसकर्मी किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे क्या करना चाहिए भाई? नियमावली में ये प्रावधान है कि उसे गिरफ्तारी का कारण और उसके रिश्तेदारों को इस बात की सूचना दे दी जाए कि हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, आप जो है आगे की कार्रवाई करें, या भाई कानूनी सलाह लें या किसी भी प्रकार से न्यायालय का सहारा लें। वो ठीक है। गिरफ्तार करने हेतु वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेनी चाहिए। ये सब काम तो जरूरी है ही। खैर, गिरफ्तारी करने के पश्चात व्यक्ति को शीघ्र जेल भेज देना चाहिए। अब अगर असंज्ञेय अपराध हुआ तो वो तो जेल वैसे भी नहीं जाने का। ठीक है, उसमें तो वैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना, और उसके बाद में फिर उसे मजिस्ट्रेट साहब चेतावनी देकर छोड़ देंगे मुचल का बरवा कर। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। ये भी बताना, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण और उसे एवं उसके रिश्तेदारों को सूचित करना चाहिए। देखो, सब ऑप्शन इसी में आगे। ठीक है, आपको एक व्यक्ति द्वारा अपराध की रिपोर्ट मिलती है परंतु वह आपके सीमा क्षेत्र से बाहर है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उसे वापस कर देंगे? नहीं। क्या वो गंभीर अपराध है तो हम उसे कैसे वापस कर देंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस 24 घंटे ऑन ड्यूटी, ध्यान रखियो। आवश्यकता के आधार पर उसकी सहायता करने हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, ये कर सकते हैं। उसके साथ बातचीत करके उसकी समस्या को समझाने व समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखो, जो ये ऑप्शन था पहले वाला कि उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, नहीं सॉरी, ये बै वाला कि उच्च अधिकारियों को, ये भी इसी में आ गया। जब हम समाधान ढूंढेंगे तो यदि उच्च अधिकारियों को सूचित करने की बात होगी तो उन्हें करेंगे, और यदि उससे संबंधित प्राधिकरण के पास सूचित करने की बात होगी तो वो भी करेंगे। तो स ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप एक ऐसे क्षेत्र में तैनात है जहां मानव तस्करी की समस्या है, आप ऐसे अपराध को रोकने हेतु क्या कदम उठाएंगे? मानव तस्करी वाले गिरोह के सरगनाओं को पकड़ने पर ध्यान देंगे, उन व्यक्तियों पर ध्यान देंगे जो पीड़ित है। ठीक है, पीड़ित और सरगनाओं सब पर ही ध्यान देना। उन स्थानों पर छापेमारी करेंगे जहां संभावना हो तस्करों के होने की, ये भी करना। इससे बेस्ट देखते हैं, स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने तो हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ सकें। हम मान लो एक आध को पकड़ लिया तो बाकी सचेत हो जाएंगे, वे और कहीं से इस काम को कर लाएंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार आप क्या करेंगे? उसे किशोर आश्रय गृह में छोड़ देंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? देश सेवा करने का अवसर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो शक्ति और अधिकार प्रदान कर रहा है तो किसी को कोई मारोगे पिटोगे, नहीं। सबसे जरूरी है कि आपको एक बल मिलता है वर्दी पहन के कि आप किसी के लिए सही कार्य कर सकते हो। ठीक है, किसी गरीब की, किसी पीड़ित की जिसकी कोई नहीं सुन रहा, उसकी आप सुनकर सहायता कर सकते हो। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानने के हम उसकी बात। हम निष्पक्ष जांच करेंगे। हम निष्पक्ष जांच वाला देख लो, फर्जी साक्ष्य वाला ये तो हटा दो। गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करेंगे। औपचारिक तरीका जब हमसे मनाही कर देंगे, जांच करने से बचना चाहिए, बचने के भी नहीं। निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष रहना चाहिए। भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव किसकी जिम्मेदारी है? जिला प्रशासन की। भारत के विधिनियम के अनुसार सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? संविधान में। रीना को शक है कि उसका पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है, क्योंकि रीना
को वो वे बातें भी बताना है जो सिर्फ रीना के अलावा कोई नहीं जान सकता। अब पोस्ट में से उसके कुछ डाक या ईमेल भी गायब है, यानी वो फेसबुक चला रही है, व्हाट्सअप चला रही है, या ये अपनी ईमेल जीमेल चला रही, तो उसमें से कुछ ऐसे ईमेल या पोस्ट मैसेज भी गायब हैं जो, ठीक है नहीं, उसमें से कुछ गायब है। तो उसका घर भी ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे कोई चोरी छुपे घुसा है, उसके लैपटॉप में छानबीन करी, इलेक्ट्रॉनिक बात हो रही है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, डाक से छेड़छाड़ की जांच करेंगे और अपने मोबाइल में या लैपटॉप में एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करेंगे। ठीक है, कोई भी देश, ये नोट है एक तरीके का, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित होंगे। देखो, इजराइल एक बहुत धरातल स्तर पर छोटा सा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अधिक ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं। एक अपने देश की सुरक्षा के लिए 70 साल का बुढ़ा भी इस बार युद्ध में गाजा के विरुद्ध खड़ा हो गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, राष्ट्रवादी होना। धर्म से, जाति से पहले देश है, राष्ट्र है, ये बात अपने दिमाग में होनी। ठीक है, कि इस मिट्टी के लिए हमारा फर्ज है, इसका सर नहीं झुकने देंगे, वो गाना है ना, ये देश नहीं झुकने देंगे। सामान्य रूप से कानून में क्या शामिल है, मूल्यांकन करना। देखो, हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन ही तो करें, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है कि नहीं भाई, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसी के आधार पर हम चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लगाएं, उसी के आधार पर हम किसी को दोषी और निर्दोष साबित करें। तो हमारा काम क्या है, मूल्यांकन करना। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति के जांच के लिए, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है यहाँ से, ठीक है, तो अनुच्छेद 340 विधि का शासन है, इसलिए चैप्टर है, तो संविधान के कुछ अनुच्छेदों की इसमें बात होगी मेन की। संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व करे ना, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य की सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के विधि व्यावसायिक यानी वकील को कर सकता है, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 332 क्या है, राज्य की विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण है, अनुच्छेद 332। 51 किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समावेशित किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 के द्वारा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारत के लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A के तहत। राज्यपाल को राज्य विधायिका के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 213 में। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो ये उसके मूल अधिकार में आ गया, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार में आ गया। कौन सा एक मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जितने भी चीजें हैं, ठीक है, वो सब भारतीय नागरिक को ही दी गई, इसीलिए जैसे ही आपातकाल लागू होगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही सस्पेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आदमी भी आवेगा यहाँ आकर कह देगा कि फलाने देश को मार दो और अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग कर देगा, तो अनुच्छेद 19 सिर्फ भारतीयों के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि भारतीय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या आंदोलन करने की जो स्वतंत्रता है उसे किस हद तक प्रयोग करना। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की प्रथम घोषणा किस वर्ष की गई, 1962 में, चीन के युद्ध के समय। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। वो किसी भी क्षेत्र को रिजर्व घोषित कर सकते हैं कि भाई ये फला ट्राइब एरिया है या फला ट्राइब एरिया है, इनके लिए सुरक्षित हो गया, अब उसमें जो आम जनमानस है उसके लिए प्रवेश निषेध हो गया। वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार ही जितने भी रिजर्व क्षेत्र हों वो सब होते हैं। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में, ठीक है।
आज का चैप्टर आपका यहीं तक का। ये 3-4 बात जो मैंने आपको बताई पुलिस अभिरुचि के प्रश्नों को हल करते समय आप पूर्णतः इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।